चलिए चलिए शांति तो कर्माजी रॉय ओके आज या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व पत्रकारांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि प्रेस सुरू करायला विनंती करतो. धन्यवाद मित्रों. भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और संसद के साथी श्री रंजीत सिंह निंबालकर जी, आदरणीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु और आज इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर आए हुए सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों. 2014 से लेकर के 2019 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और तत्कालीन भाजपा नीति सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हम देश के किसानों की आमदनी में वृद्धि करेंगे, दोगुना करेंगे, इस संकल्प को सच करने के लिए महाराष्ट्र को लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का एक विशेष पैकेज दिया गया. इसी के साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो विशेष 99 प्रोजेक्ट्स किए गए उसमें भी प्रमुखता के साथ में महाराष्ट्र के पैकेजेस को, प्रोजेक्ट्स को सम्मिलित किया. लेकिन दुर्भाग्य से बीच में जिस तरह की परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनी और उसके चलते जिस तरह से इन सब कामों को लेकर के उदासीनता तत्कालीन सरकार की रही, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिस उद्देश्य के साथ में प्रारंभ किए गए थे वो पूरा नहीं कर पाए. लेकिन एक बार फिर आदरणीय एकनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जब से जल संसाधन विभाग का दायित्व संभाला है, सभी कामों में गति आई. पीने के पानी हर घर तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि बीच के इस 1.5-2 साल के कालखंड में महाराष्ट्र देश के सबसे कम गति से काम करने वाले प्रदेशों में से एक था. लेकिन उस दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति पिछले कुछ माह में हुई है और महाराष्ट्र सरकार जिस गंभीरता के साथ में अब उस पर काम कर रही है, 2024 तक हम पीने का पानी हर घर तक पहुंचाने में माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में कामयाब होंगे. आदरणीय सांसद श्री रंजीत सिंह जी ने मुझे 2019 में जब इस मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला, मुझे इस क्षेत्र में किसानों को के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से इस क्षेत्र के किसानों के हिस्से के पानी को सुनियोजित तरीके से यहाँ के हाइड्रोलॉजी डेटा को कंसील करके और दूसरे क्षेत्र में बारामती क्षेत्र में ले जाया गया था. इन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि यहाँ एक बार इसका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वापस होना चाहिए.
माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आदरणीय रणजीत सिंह जी ने इसके बारे में चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे निर्देश दिया था कि इसका एक बार टीम भेज करके सर्वे किया जाना चाहिए। हमने सर्वे करवाया और जिस तरह की आशंका थी कि यहाँ हाइड्रोलॉजी के डेटा के साथ में खिलवाड़ की गई है, छेड़छाड़ की गई है, उनको जानबूझ करके कम बताया गया है, इस तरह के अध्ययन उस रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है। जो रिवाइज डेटा है उसके आधार पर वर्तमान सरकार ने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस कुछ बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में जो भीमा नदी का सरप्लस पानी है, जो पानी अलमाटी बांध में नीचे जाकर के भीमा नदी में और भीमा नदी के बाद में उस कृष्णा में और कृष्णा के बाद में समुद्र में प्रवाहित हो जाता है, एक अध्ययन करने की आवश्यकता है कि उस पानी को रोक करके डिफरेंट बैरेजेस बना करके किस तरह से उस पानी को यहाँ के इस क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये दोनों ही विषय कि नीरा देवघर परियोजना को पूरा करके इस क्षेत्र के किसानों के साथ में न्याय हो और साथ साथ में सरप्लस पानी को रोक करके हम यहाँ पानी की आपूर्ति को सस्टेनेबल बना सकें, इन दोनों विषयों पर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो एक बार पूरा डिटेल प्रस्ताव बनाए, प्रस्ताव बना करके भेजे तो हम शीघ्रता के साथ में उसे पूरा करेंगे। आदरणीय सांसद महोदय के ने जो मुझे पत्र लिखा था, उस पत्र के आधार पर मैंने राज्य की सरकार को 2 बार वापस रिमाइंडर लिखा था और अब जाकर उसके ऊपर कुछ हलचल जो है सरकार बदलने के बाद में प्रारंभ हुई है। मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि राज्य सरकार शीघ्रता के साथ में यदि इसे पूरा करे तो भारत सरकार ने इसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हम शीघ्रता के साथ इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके यहाँ के किसानों को राहत मिल सके, इस दृष्टि से काम करें। आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद। सर, ये पश्चिम महाराष्ट्र से होके मराठवाड़ा तक के लिए जो उपयोगी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण जो प्रकल्प है, उसके बारे में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ये है? यही मैंने विषय आपको कृष्णा भीमा स्थिरीकरण का रिमाइंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही मैंने आपको भी वापस पत्र लिखा है, स्टेट को भी पत्र लिखा है कि आप इसके ऊपर देखिए, एक विषय को हमको समझना पड़ेगा। हमारे जो संविधान है, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप पानी और कृषि दोनों ही राज्य का विषय, राज्य की सूची का विषय। तो राज्य की सूची का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से राज्य को ही उसके बारे में अपना डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बनाकर देश की सरकार के सामने रखना होगा। देश की सरकार इंटरस्टेट एस्पेक्ट्स का अध्ययन करना, हाइड्रोलॉजी का अध्ययन करना और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस उस दिशा में देती है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसी राज्य सरकारों की प्रस्तावित योजनाओं को सहयोग प्रदान करती है। सो टेक्निकल असेसमेंट के बाद में इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस और उसके बाद में जो है स्कीम्स को पूरा करने के लिए सहयोग भारत सरकार प्रदान करती है। एक बार राज्य की सरकार, क्योंकि बीच के 1.5 साल 2 साल जैसा मैंने कहा कि उदासीनता थी और उससे पहले लंबे समय तक जिस तरह की सरकार और जिस तरह का प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व यहाँ जिन लोगों का रहा था, उन्होंने जानबूझ करके इस क्षेत्र के लोगों के साथ में अन्याय किया। अब उस अन्याय को समाप्त करके माननीय मोदी जी के सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर के काम करने की जो परिकल्पना है, हम उसके आधार पर निश्चित ही यहाँ के क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार जैसी योजना प्रस्तावित करेगी, उसे पूरा करने के लिए जो कुछ भी सहयोग किया जा सकता है उस दृष्टिकोण से उस पर। सर, आज क्या एक वो पानी के बंटवारे के लिए बच्चा आयोग गठन हो गया था, उसका टेन्योर खत्म होने के बाद न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। वो समिति ने इंटरबेसिन बताया, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है उसमें क्या स्टेटस। वो रोक लगाई है, उसके ऊपर कोई जल आयोग ने रोक लगाई। देखिए, ऐसा नहीं है। ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड किया, हमारा जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि उसको कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जा करके, वैसे तो एक्ट ये कहता है कि ट्राइब्यूनल की डिग्री विल बी कंसीडर्ड एट पार्ट द डिग्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुना जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की, उनके पास में सर्वोच्च शक्तिशाली जो है वो संस्थान है,
ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है, उस अवार्ड के बाद में जिस तरह से आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन, तेलंगाना की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बात दायर किया कि इसको रिकंसिडर पूरी ट्रीटी को किया जाना चाहिए, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच के जो हिस्से, हमने इस बात का तेलंगाना को एपेक्स कमेटी की मीटिंग में, जिस मीटिंग को भारत सरकार का जल शक्ति मंत्री एज पर अपरा एक्ट आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट चेयर करता है, मैंने आग्रह किया था कि आप दोनों के बीच के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर तेलंगाना अपना सुप्रीम कोर्ट से अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले, तो हम जो है इस पर जो विचार करके दोनों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर एक नया ट्रिब्यूनल या इसी ट्रिब्यूनल को नया टीओआर दे करके हम काम करने के लिए आग्रह करेंगे। तेलंगाना ने वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, लीगल ओपिनियन के लिए उसे भेजा गया है। लीगल ओपिनियन प्राप्त होने के बाद में नया ट्रिब्यूनल बनाना या एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल को ही उसका अवार्ड के लिए, इनके रीएलोकेशन ऑफ वाटर के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के लिए देना, इसके ऊपर निर्णय किया जा सकेगा। और मुझे विश्वास है कि लीगल ओपिनियन अगले कुछ दिनों में मिलेगी, उसके बाद उसको हम जो है प्रस्तुत करके आगे उस पर करेंगे। सर आज आपने कौन सा सर्वे किया? आज आपने कौन सा इसके निर्णय के ऊपर ये अपना अफेक्टेड हो जाएगा? नेचुरली उसी के ऊपर डिपेंड। सर, महाराष्ट्र में पहली बार हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया गया है सूखाग्रस्त इलाकों का, इसके लिए आपको बधाई। तो मेरा सवाल आपसे ये है, एआईबीपी योजना में एआईबीपी में शामिल होने के बावजूद भी नीरज ओबर को निधि क्यों नहीं मिला? जो मैंने अभी इतना विस्तार से आपको इसके विषय में बताया है, हाँ। उसको पूरा करने के लिए जो एलोकेशन ऑफ वाटर ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने किया है, उसका अवार्ड उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था, इसी के चलते ये रुका हुआ है। मैंने तो पूरा विस्तार में आपको समझाया उसको लेकर। सर अभी आज कहाँ सर्वे किया? सर आज आप कहाँ सर्वे करके आए? पुणे से लेकर के यहाँ तक सारे बांध, उनके बांधों में प्रस्तावित परियोजनाएं, वर्तमान में जो परियोजनाएं काम कर रही है, उन सबको एक बार मैंने देखा है, अधिकारियों से भी उसके बारे में चर्चा की। इससे पहले भी आदरणीय रंजीत सिंह जी के साथ में बैठकर हमने चर्चा की और आज ये निष्कर्ष तय किया है कि वर्तमान में यहाँ के जल संसाधन मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और अधिकारियों के साथ में एक बार दिल्ली में बैठकर एक हॉलिस्टिक प्लान इस पूरे क्षेत्र के वाटर सफिशिएंसी के लिए बने, इसके ऊपर एक बार चर्चा करेंगे और उसे आगे जो है उस पर एनसीपी के आता जो सर्वे केला ना, त्याच्यामध्ये नीरा देवधर डॅम, नीरा देवधरच्या 65 किलोमीटरला जे फलटणच्या आधी कॅनॉल थांबलाय, त्या कॅनॉलचं इन्स्पेक्शन केलं। कॅनॉलवरून आपण उद्धट तावशीच्या इथं जो बोगदा उजनीकडे जातो, तो बोगद्याचं संपूर्ण हवाई इन्स्पेक्शन उजनी डॅम पर्यंत केलं आणि उजनी डॅम नंतर पंढरपूरला। सर ते याचं जे उद्धट तावशी जे केले ती स्थिरीकरणासाठी आणि आता त्याला आत्ताच्या ऑक्टोबर 2021 त्याला कृष्णा भीमा स्थिरीकरणापासून बाजूला करण्यात आलं होतं, कारण इंटरलिंक म्हणजे या बेसिनचं पाणी तिकडे देता येणार नाही म्हणून फक्त तो भीमा स्थिरीकरण म्हणून 7 TMC केलं, पण तो मूळचा प्रस्तावित बोगदा आहे तो कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाकरताच आहे आणि त्याच्यासाठी काय मार्ग काढता येईल याच्यासाठी मंत्री महोदयांनी आता आपल्याला जे सांगितलं की त्या 2 जब तक ये ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल का अवार्ड तक जो है ये इस पर फाइनल फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इंटरलोक बेसिन ट्रांसफर पर उन्होंने रोक लगाया है, तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। एक बार ये हो जाए उसके बाद में इसको नेक्स्ट नीरा देवधरच्या विषयावर हे रिपोर्ट आहे जे केंद्र सरकारने स्टडी केला होता आणि महाराष्ट्राच्या मध्ये नीरा देवधरच्या बाबतीत राजकारण झालं, या संपूर्ण रिपोर्टमध्ये CWCच्या कमिटी आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे यांनी संयुक्त स्टडी केला होता। या स्टडी प्राईम मिनिस्टर ऑफिसने जलशक्ती आणि जलशक्ती डिपार्टमेंटने एक कमिटी केली होती। त्या कमिटी का बताया मैंने बताया कि इशू की हाइड्रोलॉजी को लेकर के ही उसको रिवाइज स्टडी किया है, रिवाइज स्टडी का रिपोर्ट भी सारा आता नीरा देवधर कॅबिनेटमध्ये सांगोला आणि पंढरपूरसाठी समावेश करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री महोदयांनी त्याची अनुमती घेतलेली आहे। तेव्हा कुणीही काय म्हटलं, कुणी किती ओरडलं तरी दुष्काळी भागाला पूर्ण पाणी देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत। याचबरोबर माढा आणि करमाळ्यालाही पाणी कशा मार्गे देता येईल
याचाही स्टडी आज झालेला आहे. आज सगळ्या गोष्टी ओपन करत नाही, पुढच्या वेळेस सगळं सांगू. चलिए भैया, धन्यवाद. सगळ्यांचा आभार. का बहुत सारा धन्यवाद. हा रिपोर्ट आहे सगळा स्टडी करतो. इस रिपोर्ट से आप पूरे में आते हैं, इसलिए इसके लिए सहमत है कि नहीं? ब्रिजेश कुमार का निकाल कुछ भी हो, आप सहमत है? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो इससे भी ज्यादा सुख है, इसलिए मैं